थे जहां आज उससे आगे बढ़ रहे हैं, उसी से अगले क्वेश्चनों की पढ़िए। एक बार पढ़िए फिर मैं कराऊं। कह रहा है टू सोल्यूशन ऑफ 90% एंड 97% प्योरिटी आर मिक्सड रिजल्टिंग इन 21 लीटर। देखो यार, सबसे पहले तो आप ये बताओ, कहता है कि 90% प्योरिटी है एक मिक्सचर में, तो ये बात क्या अर्थ देती है? इस बात का मेरे बच्चों क्या अर्थ है? एक मिश्रण है और उसमें 90% प्योरिटी है मेरे बच्चों, इस बात का क्या अर्थ है? मैं इस बात का अर्थ आपसे जानना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि मिश्रण अगर 100 यूनिट है तो प्योरिटी है उसमें 90। यानी ये 90% जो प्योरिटी है ये बेसिकली किसके रेस्पेक्ट में बोली जा रही है? मिश्रण के रेस्पेक्ट। कि मिश्रण 100 यूनिट होगा तो उसमें प्योरिटी होगी मेरे बच्चे 90%। मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ है ना? यानी यहां जो मिश्रण 90% है किसके रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है? मतलब 90% प्योरिटी जो बोली जा रही है मिश्रण के रेस्पेक्ट में। तो कह रहा है एक मिश्रण है जिसका नाम ए, इसमें 90% प्योरिटी। एक दूसरा मिश्रण है बी, इसमें 97% प्योरिटी। और कह रहा है जी इन दोनों को मिक्स करके एक नया मिश्रण बनाना है जिसमें 94% प्योरिटी हो, 94% प्योरिटी। तो 97 में 94 गया 3 और 94 में 90 गया 4। तो इसका मतलब मेरे बच्चों इस मिश्रण में, यानी ए और बी दोनों में मिश्रण का जो अनुपात है वो 3:4 है। यानी पहले बर्तन में मिश्रण 3 भाग है तो दूसरे बर्तन में मिश्रण 4 भाग है। तो 3 और 4 7 यूनिट टोटल मिश्रण बना, जबकि एक्चुअल में मिश्रण है 7 यूनिट की जगह 21 लीटर। तो 1 यूनिट की जगह 3 लीटर, तो 3 तिया 9 लीटर और 3 चौक 12 लीटर। तो दूसरे वाले में 12 लीटर है, पहले वाले में 9 लीटर। पूछा था पहले मिश्रण की कितनी मात्रा लेंगे, तो आंसर होगा 9 लीटर। बस ये समझाने के लिए सवाल लिया था कि किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा था। ये बात कर रहा है मिश्रण के रेस्पेक्ट में। बताइए यार, एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 8 या 9। ये सीक्वेंस पहले वाली फाइल निकाल। हाँ करो बच्चे, तब तक ये लगा जल्दी से। बच्चे एक क्वेश्चन रह गया था, पहले उसको लगवा रहा हूँ, उसको करेंगे। लगा। कौन सा था ये? 9 नंबर। बस पढ़ा। थैंक यू। पढ़ो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। है बेटा? पढ़ लिया सवाल सभी ने? मिटा दूं? मतलब मिटा दूं कह रहा हूँ, छोटा कर दूं सवाल? देखिए यार, मुझे उम्मीद है आपने सवाल पढ़ा। सवाल में कह रहा है मिल्कमैन हैज टू टाइप ऑफ मिल्क। एक दूधी के पास दो तरीके के दूध हैं। ये पहला, ये दूसरा। दो तरीके के दूध। इन द फर्स्ट कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 80%।
पहले वाले बर्तन में दूध की मात्रा 80% है, जबकि दूसरे वाले में दूध की जो मात्रा है वो 60%। दूसरे वाले में दूध की मात्रा 60%। कह रहा है जी इफ ही मिक्सेस 28 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ द फर्स्ट कंटेनर, पहले कंटेनर से 28 लीटर मिश्रण लिया है और दूसरे वाले से 32 लीटर मिश्रण। देखिए यार, दूध जो होता है ना, बेसिकली उसमें पानी भी मिला देते हैं तो मेरे बच्चे उसको दूध ही बोलते हैं, है ना। मिश्रण नहीं बोला जाता, दूध ही बोला जाता है। तो इसका मतलब है कि पहला जो सही मायने में भाषा ये होनी चाहिए कि पहला जो मिश्रण है उसमें दूध 80% है, दूसरा जो मिश्रण है उसमें दूध 60 है। यानी ये भी मिश्रण के रिस्पेक्ट की बात है, ये भी मिश्रण की, और ये मिश्रण है कि पहले मिश्रण से 28 लीटर है, दूसरे से 32, लेकिन दूध में पानी मिला के भी दूध बोलते हैं, इसलिए सारे को दूध ही बोल रखा है। तो ये वैल्यू निकालनी कैसे कि पहले रेशियो निकालो, 4 7 28 और 4 8 32, 7:8। तो यहां से यहां का डिफरेंस निकालो। 80 और 60 का डिफरेंस कितना है जी? 20। मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, 20 को 7:8 में बांट दो तो 20 गुना 7/15, 5 3 15, 5 चौक 20, ये आया 28/3। है ना। ये लिख देंगे 9 सही 1/3। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक्चुअल में ये वाली जो वैल्यू है ये 9 सही 1/3%। तो इसमें से 60 घटा के 9 से 1/3 है, तो ये वाली वैल्यू होगी 69 सही 1/3%। किसी भैया बहन को दिक्कत है? नहीं, बहुत सुंदर। यहां जी बस यही पूछा था आपसे, 69 सही 1/3%, बी की आंसर आ गया। हाँ है ना। अब आइए सवाल पे। आइए जी, पढ़ लिया होगा सवाल। बहुत ही खतरनाक, इतना खतरनाक के देखते ही गोली मार देगा। कहता है एलोय कंटेन 90% कॉपर एंड 10% टिन। कहता है एक एलोय है उसमें 90% कॉपर है और 10% टिन है। एक मिश्रण है जिसके अंदर कॉपर जो है, सी से आप समझ लेना कॉपर की बात हो रही, 90% है, और कह रहा है टिन है जी उसके अंदर 10%। टिन है 10%, तो मिश्रण हो गया 100% का। कहता है एक दूसरी मिश्र धातु है, ठीक है जी, एक दूसरी मिश्र धातु है, उसमें कॉपर है 93%, कॉपर है 93% और टिन है जी 4%। क्या यही बात है? आप कहेंगे जी यही बात। मैं अगर इनके नाम रख लूं कि भाई ये कोई मिश्र, पहले वाली मिश्र धातु का नाम रख लेते हैं ए, कि जो ए मिश्र धातु है उसमें कॉपर 90% है, तो बी मिश्र धातु में कॉपर है 93%। ए मिश्र धातु में टिन 10% है, तो बी मिश्र धातु में टिन है 4%। है ना। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई बनी मिश्र धातु में टिन 9% हो जाए? कहता है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि टिन 9% हो जाए। तो 9% हो जाए तो भाई सीधा सवाल हो गया, 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 4 गया 5, यानी रेशियो आया 5:1। सबसे पहली चीज आपके समझ में ये बात यहां आनी चाहिए कि ये जो 5:1 जो रेशियो आया है निकल के, ये टिन का नहीं निकल के आया है,
ये मिश्रण का निकल के आया, क्योंकि इसका अर्थ है कि मिश्रण 100 है तो उसमें टिन है 10, मिश्रण 100 है तो उसमें टिन है 4। यानी ये किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है दोस्तों, ये बोला जा रहा है मिश्रण के रिस्पेक्ट में। तो रेशियो निकल के आया मिश्रण का। मतलब ए और जो बी मिश्रण थे, ए और बी जो दो धातुएं थी, ए और बी जो दो मिश्रण थे, उनको हमने 5:1 में मिलाया। यानी जो ए और बी दो धातुएं हैं, इनको हमने मिलाया 5:1 में। इन दोनों को हमने मिलाया 5:1 में। तो कह रहा जी अब ये भी बता दो तो फिर कॉपर कितना परसेंट बना। तो हमें पता है कि ए और बी को हमने मिलाया है कितने में, 5:1 में आया ना, 5:1 में। तो कॉपर कितना बना निकालने के लिए 90 और 93 का डिफरेंस ले लो, कितना आया जी 3। 3 को 5:1 में बांट दो, बांटना आपको आता होगा। 5 और 1 6, 6 यूनिट 3, 1 यूनिट 2, तो ये 2.5 आ जाएगा, ये 0.5 आएगा। सॉरी 5:1, सॉरी 2.5 आ जाएगा। तो ये 2.5 आया, ये 0.5 आया। तो सोल्व करोगे तो ये आएगा 90.5%। इसका मतलब जो नया मिश्रण बनेगा, मतलब जो मिश्रण नया बनाया हमने ए और बी को मिला के, उसमें टिन 9% है तो कॉपर है 90.5%। अब आपके मन में एक सवाल होगा, वो सवाल आपके मन में ये होगा 5 कैसे आया बेटा, 10 में से 9 घटाया 1 और 9 में से 4 घटाया 5, ऐसे आया। एक सवाल जो आपके मन में हो सकता है कि सर यहां कॉपर 90 था तो टिन था 10, तो 100% हो गई। यहां कॉपर 93 था और यहां टिन 4 था, यहां तो 100% नहीं हुआ। यहां नहीं हुआ, इसका मतलब जो बी मिश्र धातु है उसमें कॉपर और टिन ही शामिल नहीं है, कुछ और तीसरी चीज भी शामिल है। केवल कॉपर और टिन ही शामिल नहीं है, कोई तीसरी चीज वस्तु भी शामिल है। इसीलिए तो 93 और 4 97% बना, यानी 3% कोई ना कोई और वैल्यू रह गई। मानते हैं कि नहीं? तो अगर कोई ना कोई और वैल्यू 3% रह गई है, इसीलिए मैंने इसको सोल्व किया। नहीं तो अगर मिश्र धातु में 90% टिन था तो हम सीधा कह देते कि 91% कॉपर होगा, है ना। लेकिन हमने 91% इसीलिए नहीं कहा था क्योंकि ये चीज अपने आप में 100% नहीं थी, है ना। कॉपर और टिन के अलावा भी इसमें कुछ था और आपने देखा तो आया भी रिजल्ट 90.591 में नहीं आया। बात आई समझ में? तो जो नई मिश्र धातु बनी, एक तो उनको 5:1 में मिलाया और 95% उसके अंदर क्या है बाबू, कॉपर ना, सॉरी 90.5%। सी ऑप्शन सही। आइए जी आगे। आइए जी। सवाल में कह रहा है ये रह गया भाई, सॉरी माफ करना, ये सवाल छोड़ दिया मैंने। एक बार इसको पढ़ लो, ये कराना था उसके बाद, सेम टाइप का है।
माफ करना भाई, मुझे लगा वही सवाल है, ये कराना था 2400। मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, ज़्यादा छोटा नहीं कर रहा, आप देख पाएंगे। सवाल में कह रहा है कि इन एन एलॉय 80% कॉपर, एक मिश्रण है, मान लेते हैं नाम है उसका ए नाम मान लेते हैं। कहता जी उसमें कॉपर 80% और कह रहा है भैया रिमेनिंग इज टिन, और उसमें टिन जो है वो 20%। कॉपर 80% है तो टिन है बाबू 20%। कहता जी एक दूसरा मिश्रण है बी, उसमें कॉपर है 85% तो टिन है जी 12%। तो दूसरा मिश्रण जो बी है उसमें टिन है बाबू 12%, यानी पूरा धातु नहीं है। बी जो है वो 50 कॉपर और टिन से ही केवल नहीं बना, कुछ और भी शामिल है। ठीक है जी। अब कह रहा है कि पूरे मिश्रण में 15% टिन हो जाता है। अगर पूरे मिश्रण में 15% टिन हो जाता है तो 20 में से 15 गया 5 और 15 में से 12 गया 3, तो रेशियो आया 3:5, 3:5। 3:5 अनुपात आया। इसका मतलब ए और बी जो हमने मिक्स किया है मेरे बच्चों, किस रेशियो में मिक्स किया है? 3:5 के रेशियो में। क्योंकि ये रेशियो जो आया निकल के ये धातु का आया, मतलब मिश्रण का आया ए और बी का, तो ए और बी को हमने 3:5 में मिक्स किया। तो 80 और 85 का डिफरेंस कितना है बाबू? तो आप कहेंगे सर 80 और 85 का डिफरेंस है 5। अगर 80 और 85 का डिफरेंस 5 है, अगर 80 और 85 का डिफरेंस 5 है तो 5 को 3:5 में बांटेंगे भैया, तो बांटना आता है। तो जैसे इसे ले लेते हैं तो इसे लिखेंगे 5 गुना 5/8, इसे लिखेंगे 3 गुना 5/8, बात एक ही है। ये आएगा 25/8, यानी और 3 सही 1/8। इसका मतलब मेरे बच्चों ये वाली जो वैल्यू है 3 सही 1/8 आएगी। और आप जानते हैं कि बड़े में से छोटा घटा है, तो इसमें से 80 घटा के ये आएगा, तो यानी ये वैल्यू होगी 83 सही 1/8%। 83 सही 1/8%, यानी जो मिश्रण बनेगा वो 83 सही 1/8% का बनेगा। हाँ है ना? चलिए मेरे बच्चों इस क्वेश्चन पे आते हैं। इससे भी पहले इस वाले पे आते हैं, पढ़ो जरा एक बार, फिर करेंगे आगे। जी दीपक भाई, देखिए यार, टू मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 40% मिल्क एंड 80% मिल्क। कहता है दो मिश्रण है, एक मिश्रण का नाम ए है और एक मिश्रण का नाम बी। पहले वाले में मिल्क जो है वो 80% है ना, 40% है। दूसरे वाले में मिल्क जो है वो 80% है। तो कह रहा बताइए इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि जो नया मिश्रण बने उसमें मिल्क आए 50%। मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि ये 40% मिल्क का मतलब है कि मिश्रण 100 है तो मिल्क 40, मिश्रण 100 है तो मिल्क 80, मिश्रण 100 है तो मिल्क 50। हाँ या ना? यानी अगर मिक्सचर 100 है तो मिल्क है 80। यानी ये चीजें जो है किसके रेस्पेक्ट में बोली जा रही है? मिश्रण के रेस्पेक्ट में। तो 80 में 50 गया 30 और 50 में 40 गया 10। रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3:1। इसका मतलब हमने दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया है? 3:1 में मिलाया। देखिए यार, अगर आप में से किसी भाई को ये दिक्कत महसूस हो रही हो और उसको ये लग रहा हो कि सर ये तो मिल्क का रेशियो है मिश्रण का नहीं, तो आप ऐसे देखिए, अगर पहले वाले बर्तन में मिल्क 40% था तो बाकी पानी होगा वाटर, तो वाटर 60% होगा। हाँ, दूसरे बर्तन में मिल्क अगर 80% है तो वाटर कितना रहा होगा? 20%। और मिश्रण में जो नया मिश्रण बना रहे हैं उसमें कह रहा है दूध 50%, तो नए मिश्रण में दूध 50% करना है तो बाकी 50% क्या होना चाहिए? पानी। तो 60 में 50 गया 50 और 50 में 20 गया 30। तो यहां पे भी आप देखोगे रेशियो 3:5 आया। तो क्या ये पानी का है? नहीं। क्या ये मिल्क का है? नहीं। यहां पे भी रेशियो मिश्रण का था मेरे बच्चों और यहां पे भी रेशियो मिश्रण का ही था।
यानी ऐसे हर सवाल में आप ये देखा करें कि जो चीज बोली जा रही है वो किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में बोली जा रही है उसी अनुपात में आपका उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट करिए इसे। यहां कह रहा है दूध और पानी के दो मिश्रणों में इसका अनुपात 2:3 है। यानी जो पहला मिश्रण है उसमें मिल्क का भाग 2 है तो वाटर का भाग 3। तो पूरा मिश्रण कितना बना भाई, 2 और 3 5 यूनिट बना। उस 5 यूनिट में मिल्क कितना है, 2। तो 2/5 कितना परसेंट होता है भाई, 40%। इसका मतलब पहले वाले बर्तन में मिल्क क्या है, 40%। दूसरे बर्तन की बात करें तो उसमें मिल्क वाटर का रेशियो है जी 4:1। यानी मिश्रण बना 4 और 1 5। इसमें मिल्क कितना है, 4। तो 4/5 कितना परसेंट होता है जी, 80%। हाँ है ना। और जो नया मिश्रण बना उसमें मिल्क वाटर का रेशियो क्या है, 1:1। यानी नया मिश्रण 1 और 1 कितना बना, 2। तो उसमें मिल्क कितना है भैया, 1। तो 1/2 कितना है जी, 50%। तो 80 में से 50 गया 30 और 50 में 40 गया 10। तो रेशियो आएगा 3:1। रेशियो आएगा 3:1। यानी मिल्क और सॉरी पहला बर्तन और दूसरे बर्तन यानी दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया है, 3:1 में। आप कहेंगे सर ये तो पिछले वाला ही क्वेश्चन है ना। ये तो एज इट इज पिछले वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही बात थी, इस वाले में भी यही बात है। तो मेरे बच्चों मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है वो रेशियो में वैल्यू दे दे या हो सकता है वो परसेंटेज में वैल्यू दे दे। जिस मर्जी में दे दे आपको सवाल उसी तरीके से करना होगा। देखिए कमेंट रुक जा रहे हैं। ना ना आगे आगे। है ना। अब जरा समझिए कि अगर वो रेशियो में ही दे तो कैसे करें सवाल को। तो फिर तरीका यह है कि आप ये देखिए कि पहले बर्तन में मिल्क का भाग कितना है। तो पहले बर्तन में मिल्क 2 है तो पानी 3 है, तो हम कह सकते हैं कि मिश्रण 5 है तो उसमें मिल्क है 2। तो पहले बर्तन में मिल्क का भाग 2/5 है। दूसरे बर्तन में मिल्क का भाग, तो दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है 4:1। यानी बर्तन का मिश्रण 5 है तो उसमें मिल्क का भाग है 4, तो 4/5। यानी दूसरे बर्तन में मिल्क का भाग है 4/5। है ना। और कहता है दोनों को हमने मिलाया तो जो नया मिश्रण बना, दोनों को हमने मिलाया तो जो नया मिश्रण बना उसमें मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा। तो 1 और 1 2, मिल्क बना 1 अब क्या करना होगा मेरे बच्चों, अब क्या करना होगा आपको। अब आपको ये नहीं, ये करना होगा। ये बच्चा कह रहा पिछली क्लास नहीं चल रही, कल वाली क्लास नहीं चल रही क्या भाई, है चेक कर एक बार कल वाली क्लास चल रही कि नहीं इन बच्चों की। देखिए अब क्या करना होगा आपको कि बड़ी में से छोटा तो 4/5 से 1/2 घटाओगे तो 4/5 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे 10, ये 8 और ये 5 यानी 3/10। यहां आते हैं 1/2 में से 2/5 घटाओ, 5 दूनी 10। तो ये 4, ये 5 में 4 गया 1/10। तो रेशियो आया 3:1। इसका मतलब इन दोनों बर्तनों में जो मिश्रणों का अनुपात है वो 3:1 है। दोनों बर्तनों में जो मिश्रणों का अनुपात है वो 3:1 है। सही चल। कितना अनुपात है मेरे बच्चों, 3:1। इसका एक और बढ़िया तरीका भी बताता हूं, एक बार आप उतार लो।
आइए जी, दूसरा तरीका कैलकुलेशन बचाने का ये है कि आप ऐसे हर सवाल में बट्टे वाली वैल्यू देखा करो। 2 5 5 है बेटा, तो 2 और 5 का एलसीएम क्या है? 10। तो 10 से इधर गुना कर दो, 10 से इधर गुना, 10 से ही यहां गुना कर दो। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 चौक 8 और 2 5 10, ये 5। तो भाई 8 में से 5 गया 3 आया और 5 में से 4 गया 1 आया, तो अनुपात आया 3:1 है। तो रेशियो आया मेरे भाई कितना? 3:1। इसका मतलब इन दोनों बर्तनों को हमें किस अनुपात में मिलाना है? 3:1 में। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। एक और तरीके से डिस्कस करते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप दूध को ही लेके चले, आप पानी को लेके चलेंगे तब भी आंसर आएगा। कैसे, समझिए। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे देखिए, पहले बर्तन में पानी 3 है, दूध 2 है, तो मिश्रण 5 में 3 भाग। तो पहले बर्तन में 3/5, दूसरे बर्तन में पानी 1 है, मिल्क 4 है, तो भाग बना 1/5। और पूरा जो मिश्रण है उसमें पानी का भाग 1 है, 1 और 1 मिश्रण 2 है, तो उसमें 1 भाग। अब क्या किया जाए भैया? तो करा ये जाए कि 2 5 5 कैल्शियम क्या है? 10। 10 से इधर गुना, 10 से इधर गुना, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 2, 2 5 10, 5। तो 6 में से 5 गया 1 और 5 में 2 गया 3। 3:1 क्या रेशियो आया जी? 3:1। यानी इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए? 3:1 में मिलाया जाए। सॉरी, करिए जी इस सवाल को। पढ़ लिया होगा भाई। देखिए यार, सवाल में कह रहा है राकेश यादव ने 2 प्रकार के अल्कोहल खरीदे। पहले मिश्रण में अल्कोहल वाटर का रेशियो 3:4 है। पहला जो मिश्रण है उसमें अल्कोहल 3:4 है, अल्कोहल 3 है तो वाटर 4 है, तो 3 और 4 7 बना, तो अल्कोहल 3/7 बना। और दूसरे मिश्रण में अल्कोहल वाटर का रेशियो 5:6 है, 6 5 11, 11 में अल्कोहल 5 है। मानते हैं इस बात को बेटा? कह रहा जी अब हमें मिलाकर इनको एक नया मिश्रण बनाना है, और नया मिश्रण जो बनाना है वो 18 लीटर का तैयार करना है। कितने लीटर का तैयार करना है मेरे बच्चे? 18 लीटर का, है ना। और जो 18 लीटर का मिश्रण तैयार करना है उसमें अल्कोहल 4 है तो वाटर 5 है, यानी मिश्रण हो गया 4 और 5 9, तो उसमें अल्कोहल हुआ 4/9, है ना। आपने अल्कोहल का हिस्सा लिया, आप चाहते तो इसमें सारे में वाटर का हिस्सा भी ले लेते, तब भी यही बात आती। अब देखिए जाओ दोस्त, अब हम क्या करें? यहां 7 है, यहां 11 है, 9, तो सबको 7 गुना 9 गुना 11 से गुना कर दो। 7 गुना 9 गुना 11, भाई एलसीएम भी तो लोगे बाद में। 7 गुना 9 गुना 11, ऐसा करोगे 7 से 7 कटा, 9 तिये 27, 7 2 9, 297 आया। यहां करोगे 11 से 11 कटा, 9 7 63, 5 तिये 15, 5 30 और 31, 315 ये वाली वैल्यू।
यहाँ 9 से 9 कटा, 7 चौक 28, 8 2 10, 2 एक 3, 308। तो 315 से 308 घटाएंगे भाई तो ये आएगा 7, और 308 से 297 घटाएंगे तो बचेगा 11। इसका मतलब हमने पहले वाले बर्तन से 7 यूनिट मिश्रण लिया है तो दूसरे वाले से लेना होगा 11 यूनिट मिश्रण, हाँ है ना। जबकि टोटल मिश्रण है कितना, 7 और 11 18 यूनिट, और सवाल में कह रहा है जी टोटल मिश्रण 18 यूनिट नहीं 18 लीटर। इसका मतलब मेरे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 1 लीटर है तो सवाल में पूछा क्या है, तो सवाल में पूछा है तो पहले मिश्रण से कितनी मात्रा ली गई, तो 1 यूनिट 1 लीटर, तो 7 यूनिट 7 लीटर। तो पहले मिश्रण से हमने 7 लीटर मात्रा ली, ये हमारा आंसर। हाँ, रेशियो वाले चैप्टर में भी थे ऐसे क्वेश्चन, वहां क्या था और यहां क्या है डिफरेंस समझिए। देखिए यार, रेशियो वाले चैप्टर में भी ये सवाल थे, आपकी बात बिल्कुल सही है, जैसे इसी सवाल से समझिए। रेशियो वाले देखिए, मिक्सचर वाले चैप्टर में कह रहा है कि 2 बर्तन है, इसमें 2:3 है, इसमें 4:1 है, तो किस अनुपात में मिलाएं। बेटा किस अनुपात में मिलाएं, जब भी ये किस वर्ड आए तो समझ लेना मिक्सचर है, मिक्सचर है, हाँ है ना। तो आंसर आया 3:1 में मिलाइए। जबकि रेशियो में जब यही सवाल देते थे तो रेशियो में सवाल ये देते थे कि जी 2 बर्तन है, 2 बर्तन है, एक में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है, दूसरे में मिल्क वाटर का जो रेशियो है 4:1 है, ऐसे। और कहता था मिक्स करिए इस रेशियो में 3:1 के रेशियो में, 3:1 के अनुपात में मिलाइए, फिर बताइए नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। यहां इसका एग्जैक्ट उल्टा बोल रहा है, यहां तो ये दे रखा होता था कि इस अनुपात में, यानी इस अनुपात में मिलाइए, यहां कह रहा है किस अनुपात में मिलाएं। तो जब भी ये किस वर्ड आए, जब भी ये किस वर्ड आए कि किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में, विच रेशियो, समझ लेना मिश्रण की बात हो रही है कि भाई किस अनुपात में मिलाएं। देखिए रेशियो में ये चीज दे रखी होती थी, ये चीज दे रखी होती थी, और ये चीज, और पूछता था ये। मिश्रण में ये दोनों दे रखा, ये दे रखा, और पूछा ही है कि भाई इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि रिजल्टिंग मिक्सचर में 1:1 आ जाए। ठीक है, डिफरेंस आ गया समझ, करिए जी। हाँ जी निखिल भाई बताओ क्या सुनना है। सालू बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी हो जाएगा। गुरुजी लव यू है आपको, अरे थैंक यू यार। लैंग्वेज समझ में प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगी। पढ़ लिया होगा। देखिए जी सवाल में कह रहा है कि 2 बर्तन हैं, पहले बर्तन में वाटर और वाइन का रेशियो 2:3 और 4:5 है, यानी वाटर 2 है, वाइन 3 है, तो मिश्रण 2 और 3 कितना बना 5। तो पहले वाले में वाटर का भाग 2/5 है, दूसरे वाले में वाटर का भाग 4:5 है, वाटर वाइन का, तो वाटर 4 है, तो 4 और 5 9 मिश्रण बना। कह रहा जी ने किस अनुपात में मिलाएं कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें वाटर और वाइन का रेशियो 5:7 होगा, वाटर एंड वाइन विल बी 5:7। तो 5:7 होगा वाटर वाइन का रेशियो बाबू, तो 5 और 7 12, यानी 5/12। अब कैसे करें बताएं तुमको हम, 12 9 5 का एलसीएम ले लो, 12 और 9 का 36, 36 5 180, 180 से इधर गुना कर दो, 180 से इधर, 180 से इधर, 5 से काटोगे 36 दूनी 72, ये वैल्यू आई 72। 9 से काटा 20 चौक 80, ये वैल्यू आई 80।
12 15 5 75, तो बेटा 80 में 75 गया 5 आया और 75 में 72 गया 3 आया। तो यानी हम इन्हें किस अनुपात में मिलाएं मेरे बच्चों? 5:3 में मिलाएं। किस अनुपात में हम इन्हें मिलाएं? तो आंसर होगा जी 5:3 के रेशियो मिलाएं। करिए जी। आइए मित्र, कह टू वेसल कंटेन स्प्रिट एंड वाटर मिक्सड इन द रेशियो 1:3 एंड 3:5। दो बर्तन में स्प्रिट और वाटर का रेशियो 1:3 और 3:5। तो पहले बर्तन में स्प्रिट कितना है भैया? 1/4। दूसरे बर्तन में 3:5 है, तो दूसरे बर्तन में स्प्रिट वाटर का रेशियो है 3/8। तो पूरे बड़े मिश्रण में स्प्रिट वाटर का रेशियो क्या होगा? तो कह रहा है स्प्रिट वाटर का रेशियो 1:2, 1/3। सोल्व करने का तरीका समझा ही दिए हम तुमको कि भैया 3 8 4 कैल्शियम आया 24, 24 से इधर भी और इधर भी सारी जगह गुना करो। 4 6 24, ये वैल्यू 6 आई। 8 3 24, 3 3 9 आई। 3 8 24, 8 है। 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 6 गया 2। यानी हमें इन्हें मिलाना होगा मेरे बच्चों किस अनुपात में? 1:2 के रेशियो। किस अनुपात में मिलाना होगा जी? 1:2 के रेशियो। जी विवेक जी, बिल्कुल। आइए बाबू। बताओ भाई इस वाले क्वेश्चन को। देखिए यार, बेहद ही आसान सवाल है। कहता है दो मिश्रण है, पहले मिश्रण में एसिड 10% है, दूसरे वाले में एसिड भी 30% है। कहता है जी दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में एसिड 25% हो जाए? 30 में 25 गया 5, 25 में 10 गया 15। तो आंसर आया मेरे बच्चों 1:3। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज, माय डियर स्टूडेंट, इज योर करेक्ट आंसर।
ऑप्शन सी आपका बिल्कुल संतुष्ट करता है उत्तर को सही से। बढ़े आगे। ठीक है, इस सवाल को करिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पढ़िए एक बार अपने तरीके से, फिर मैं कराऊंगा। प्रदीप भाई सारे ही कराने पड़ेंगे, कभी मुश्किल तो कभी आसान। आप कह रहे इतना इजी मत कराइए, सारे ही आते हैं बेटा, करो इसको अब। कह रहा है मेरे बच्चों, एक आदमी 450 पेन खरीदता है और उसे 3 टाइप में बांट देता है। इस प्रकार बांटता है कि हर एक पे उसे इतना इतना लाभ मिले। पहले 2 पे लाभ इतना चाहिए, सभी पे इतना चाहिए, तो बताओ तीनों कलमों की संख्या का अनुपात क्या है। आइए मेरे बच्चों, बहुत ही खतरनाक सवाल है। एक भाषा में करूंगा, चाहे इंग्लिश या हिंदी, तो एक को ऊपर रख देंगे। इंग्लिश में ही समझो। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक आदमी के पास 450 पेन, उसने इन्हें 3 टाइप से बांट दिया। मान लेते हैं एक टाइप का नाम ए है, एक टाइप का नाम बी है और एक टाइप का नाम सी। ऐसे बांट दिया। कह रहा है जी जो पहली टाइप है उसको 9% प्रॉफिट पे बेचा है, जो दूसरी टाइप है उसे 10% प्रॉफिट पे बेचा, और पहली दोनों टाइपों से उसे जो प्रॉफिट चाहिए वो 9 सही 3/7% चाहिए। पहली दोनों टाइपों से उसे जो प्रॉफिट चाहिए मेरे बच्चे, वो 9 सही 3/7% प्रॉफिट चाहिए। आप कहें जी मान ली बात है, रेशियो निकालेंगे मेरे बच्चे, तो 10 में से 9 सही 3/7 घटाओगे 4/7, और इससे घटाओगे तो बनेगा 3/7। रेशियो आया 7 से 7 4:3, 4:3। 4:3 का अर्थ बना कि पहली टाइप से अगर हमने 4 यूनिट पेन लिए तो दूसरी टाइप से 3 यूनिट पेन लिए। अब आपका एक सवाल खड़ा हो सकता है मन में, वो ये कि सर ये प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमने मिलाया है, तो जो रेशियो निकल के आएगा ना सर, वो तो प्रॉफिट परसेंट का मिला रहे हो, तो सीपी का आएगा। आप कह रहे हो पहली टाइप में इतने पेन है तो दूसरे में इतने, आप तो पेन का रेशियो बता रहे हो, तो ये कैसे? तो मेरे बच्चे आपको इस बात को समझना होगा कि मैंने ये सवाल आपको पीछे कराया था, तब वहां बताया था कि अगर सारे आर्टिकल का कॉस्ट एक जैसा है, जैसे इस सवाल में कहा कि एक आदमी के पास 450 पेन है और उसने इन्हें 3 भागों में बांटा, ये नहीं कहा कि पेन अलग अलग तरीके हैं, कोई महंगा है कोई सस्ता है, कुछ नहीं कहा, मतलब सारे पेन एक जैसे हैं। तो अगर सारे पेन एक जैसे हैं, एक जैसे ही रेट के हैं, तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि जो आपके कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा वही मेरे बच्चों आपके नंबर ऑफ आर्टिकल का भी रेशियो होगा। जो आपके कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा वही आपके आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल का भी रेशियो होगा। यानी पहली 2 टाइप में, ए और बी में, आपके जो पेनों का क्लासिफिकेशन है वो 4:3, यानी पहली टाइप में 4 है तो दूसरी टाइप में 3 है। पहली दोनों टाइपों में कुल मिला के कितने पेन है? 4 और 3 7 यूनिट। धीरे धीरे समझ आएगा, परेशान मत हो। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आगे कह रहा है क्या, यहां तक की बात आगे समझ में?
अब हमें ये पता है कि भाई पहली दोनों टाइपों पे ए और बी पे हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो आ रहा है 9 सही 3/7% प्रॉफिट। तीसरी टाइप पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है भैया 12%। ऐसा सवाल ने कहा तीसरी टाइप पे प्रॉफिट है 12%, हाँ है ना। और कह रहा है तीनों पे कुल मिला के एंड 10% ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए। तीनों पे जो उसे प्रॉफिट चाहिए सारी आर्टिकल पे वो 10% चाहिए। अगर तीनों पे उसे 10% प्रॉफिट कमाना है ओवरऑल तो भाई 12 में से 10 गया 2 आया, और इसमें से घटाओगे तो 4/7 आया। रेशियो निकालेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7:2 आएगा। मतलब पहली दोनों टाइपों पे अगर आपने 7 यूनिट पेन लिए हैं तो तीसरी टाइप से आपको 2 पेन लेने पड़े। पहली दोनों तो पहले भी 7 ही रखे थे, तो तीसरी पे आपको लेने होंगे 2 पेन। तो बांटेंगे तो पहली टाइप पे 4, दूसरी पे 3, तीसरी पे 2, तो 4 3 7 और 2 9 यूनिट पेन बने, जबकि टोटल पेन है कितने 450। है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी 50। तो 4 यूनिट की वैल्यू 200, 3 यूनिट की वैल्यू 150 और 2 यूनिट की वैल्यू 100। ये मेरे आंसर है। हाँ है ना। देखिए देखिए यार, आपको ये भाषा समझ आई होगी। अब आप सिर्फ एक काम करिए, ऐसा ही अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, आप इसमें अपने डाउट क्रिएट करिए कि आपको किस चीज पे डाउट है, किस पॉइंट पे आपको डाउट आ रहा है। अच्छा सा नहीं लग रहा उसका तो कोई जवाब ही नहीं। आप ये देखिए डाउट किस पॉइंट पे आ रहा है, तब तो हम डिस्कस करें। पढ़िए जी इसको। अब तरीका यह है कि आप क्लास को थोड़ी देर, जो बच्चे खुद करना चाहते हैं रोक दें और खुद से इस क्वेश्चन को करना का प्रयास करें। बाकी पढ़ लो, मैं खुद करा रहा हूं। कैसे देखिए यार, अब मैं इसे हिंदी में पढ़ के समझा देता हूं।
इंग्लिश में ही देखो यार, पढ़ तो लिया ही होगा तुमने। सवाल में क्या कह रहा है कि एक आदमी के पास 560 पेन, उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है, 12, 16 और 20% प्रॉफिट पे बेचता है। पहली कैटेगरी पे 12% प्रॉफिट होता है, दूसरी वाली कैटेगरी पे 16% प्रॉफिट होता है, और तीसरी कैटेगरी पे 20% प्रॉफिट होता है। और सवाल में कह रहा है कि पहली दोनों टाइप पे उसे 13% का प्रॉफिट होगा। पहली दोनों टाइप पे उसे 13% का प्रॉफिट होता है ना। तो 16 में 13 गया 3, और 13 में 12 गया 1। इस बात का क्या अर्थ निकला? इस बात का अर्थ मेरे बच्चों ये निकला कि पहली और दूसरी टाइप में पेनों का जो क्लासिफिकेशन किया है वो 3:1 है। यानी पहली टाइप में 3 पेन रखे तो दूसरी में 1, तो पहली और दूसरी दोनों में कितने पेन रखे हैं? 4। कितने पेन रखे हैं? 4। अब हमें ये समझना है कि यार पहली दोनों टाइप पे 13% प्रॉफिट हो रहा है, तीसरी टाइप पे हमको 20% प्रॉफिट चाहिए, और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें तीनों पे ओवरऑल 15% प्रॉफिट चाहिए। एक बार इस बात को भी समझें, फिर आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आप चर्चा में शामिल हो पाए और बातों को समझ पाए तो कैसे करें। 20 में 15 गया 5, और 15 में 13 गया 2, तो रेशियो आया मेरे बच्चे 5:2। इसका मतलब पहली दोनों टाइप से अगर हमने 5 पेन लिए होंगे तो तीसरी टाइप से हम पेन लेते 2, जबकि एक्चुअल में पहली दोनों से यहां 4 ले रहे हैं, यहां 5, तो सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करें बबुआ? तो सेम ऐसे करो भैया, इसे 5 से कर दो ऊपर गुना, इसे 4 से, तो इधर भी 4 से। इसे 5 से किया हो तो यहां पे भी 5 से, तो यहां 15, यहां 5, यहां 8, 15:5:8। हाँ ना? अब मेरी बात को समझिए। इसका अर्थ है कि पहली टाइप पे 15 पेन है, तो दूसरी पे 5, तो तीसरी पे 8, तो 15, 5, 20 और 8, 28 यूनिट पेन हुए, जबकि टोटल पेन है 560। एक यूनिट की वैल्यू 20, एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी? 300। 5 यूनिट की वैल्यू 100, 8 यूनिट की वैल्यू 100। यानी पहली टाइप में हमने 300 पेन रखे, तो दूसरी में 100, तो तीसरी में हमने रखे हैं 160। ये हमारे सवाल का मेरे बच्चों जवाब हो गया। बात आई जी यहां समझ में? चलिए जी नेक्स्ट पे आइए। ये क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा चुके हैं डिटेल में, है ना। अब इनको शॉर्टकट की बारी है, तो एक बार आप प्रयास करिए, फिर मैं कराता हूं। कर लिया जी। आई देखिए मेरे बच्चे, इसका डिटेल मैं आपको बता चुका हूं। आप कहें तो एक बार फिर से डिटेल डिस्कस कर देता हूं एक क्वेश्चन का। वैसे सिंपल इंटरेस्ट में चर्चाएं हो चुकी हैं आपके साथ। देखिए दोस्तों, कह रहा भाई 65,000 रुपए को 3 हिस्सों में बांटा। 65,000 रुपए को 3 हिस्सों में बांटा है। ₹65,000 को 3 हिस्सों में बांटा है, ए, बी और सी में। ए, बी और सी में रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 12, 16 और 18%।
और कहता है जी 10,180 रुपये साधारण ब्याज मिला है एक साल में, 10,180 रुपये साधारण ब्याज मिला है एक साल में। कहता है इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए वाज, कहता है बैंक ए में जो पैसा निवेशित है वो सी बैंक में निवेशित धन का 71.3/7%। यही चर्चा भैया। तो ए सी को बटे ले आएंगे, 71/3/7% की फ्रैक्शन 5/7। इसका अर्थ ये हुआ कि ए बैंक में 5 यूनिट इन्वेस्ट है तो सी में 7 यूनिट, यहां 7x पैसा इन्वेस्ट है तो यहां कितना है बाबू 5x। समझते हैं बात को। यानी सी बैंक में अगर 5x पैसा इन्वेस्ट है तो ए बैंक में इन्वेस्ट है, सॉरी गलत बोल दिया, अगर सी बैंक में 5x नहीं 7x पैसा इन्वेस्ट है तो ए बैंक में इन्वेस्टेड था 5x। ये मैं डिटेल करा चुका हूं क्लास में ऑलरेडी आपको। तो 65,000 रुपए में से 5x और 7x 12x चला गया तो बचा कितना 65,000 माइनस 12x। अब आगे की चर्चा पे बात करते हैं। कह रहा जी जो पहले वाला धन है उस पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है 12% की रेट से एक साल का ब्याज। दूसरे वाले धन पे 16% की रेट से एक साल का ब्याज, और तीसरे वाले धन पे 18% की रेट से एक साल का ब्याज। कह रहा तीनों इंटरेस्ट मिला के 10,180 रुपए, 10,180 रुपए आए ना। अब आप इसे सोल्व कर देंगे, सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से आप ए बी और सी तीनों चीजें निकाल लेंगे। ये कुल मिला के कहानी है मेरे बच्चों जो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में डिटेल में कराई हुई थी, आज मैंने उसको रिपीट करा दिया। अब बात करते हैं कि पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। रवि भाई आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं, पढ़ तो रहे कमेंट। अब हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में समझते हैं। एक पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। आपको सिर्फ ये सोचना है कि भाई 65,000 रुपए हमने ए बी और सी तीनों बैंकों में इन्वेस्ट किया है ना। अगर बात ऐसी है कि हमने ए बी और सी तीनों बैंकों में 65,000 रुपए लगाए हैं, अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और अभी मैंने बताया कि ए बैंक में जो निवेशित धन है वो सी बैंक में निवेशित धन का 5/7 है, 71.3/7% है। तो 5/7 का मतलब सी बैंक में 7 यूनिट पैसा इन्वेस्ट है तो ए बैंक में 5 यूनिट। यानी सी बैंक में अगर हमने 7 यूनिट अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो ए बैंक में हमने 5 यूनिट पैसा इन्वेस्ट किया होगा। क्या किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है, आपत्ति नहीं? बहुत सुंदर बात। अगर आपको ये बात समझ में आई तो सवाल में ये बताइए कि ए बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। आप कहेंगे सर 12%। सी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 18%। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि ए और सी दोनों को अगर मिला दें तो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन पाएगी, इस बात का मुझे ज्ञान दे दीजिए। तो आप कहेंगे ये तो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप रेट को मिला रहे हैं तो रेट हमेशा प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में होती है, और ये प्रिंसिपल का ही रेशियो दे दिया तो इसकी वैल्यू निकालनी आपने सिखा रखी है सर। करेंगे क्या, 12 और 18 का डिफरेंस निकालेंगे। 12-18 का डिफरेंस 6, 6 को 5:7 में बांटेंगे, 5 और 7 12, 12 यूनिट 6, 1 यूनिट आधा तो ये 2.5 आएगा, ये 3.5 आएगा। इसका मतलब सर जी ये वाली वैल्यू 2.5 आएगी, ये वाली वैल्यू 3.5 आएगी। तो इसमें से 12, क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें से 12 घटा के 3.5 आना चाहिए। नहीं, ओवरऑल जो दोनों की रेट बनी 15.5%। यानी ए और सी बैंक से कुल मिला के एक साल में 15.5% ब्याज हमको मिल जाएगा। एक बार इस नई बात को समझिए फिर आगे बढ़ें। करो भाई।
जी सत नमन भाई, बात आ गई समझ में? आइए तो अब हम इस बात को ऐसे लिख लेते हैं कि देखिए सर, जो ए बैंक है और जो सी बैंक है, बी बैंक में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%। ये तो बात सर हमको समझ में आ गई कि बी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, और ए और सी दोनों में अगर मिला के चलें तो हम कहेंगे जी 15.5% है। लेकिन उसको लिख ऐसे लेते हैं जी 16% तो है ही, बस 0.5% की कमी। कुत्ते बिल्ली वाला मेथड याद है परसेंटेज में? सेम वही चीज अप्लाई कर दी कि सर ए और सी में 16% तो इंटरेस्ट है ही, बस 0.5% की कमी है। क्लियर है? अब जरा आगे की बात पर चर्चा करते हैं। कैसे सिखाए थे भाई? एक साल का ब्याज है 10,180। तो अगर हम सिर्फ अपना ही दिमाग दौड़ा दें कि भाई 16% तो ए प्लस सी पे भी ब्याज मिल रहा है और 16% बी पे भी मिल रहा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों पे 16% मिल रहा है, मतलब इस टोटल धन पे ही 16% ब्याज मिल रहा है, तो भैया 65,000 का बाबू 16% निकालोगे तो मेरे छात्रों, मेरे बच्चों, 0 16 0 16 5 80, 16 6 96 और 8 104, तो 10,400 रुपए ब्याज होगा। यानी अगर पूरे इसी पे इंटरेस्ट लेंगे तो ब्याज बनेगा बाबू 10,400। कितना बनेगा भैया? 10,400। हाँ है ना? जबकि ब्याज बन कितना रहा है एक्चुअल में? 10,180। तो हमारे हिसाब से कितना कम बन रहा है भैया? 220। कितना कम बन रहा है? 220। तो ये 220 कम किसकी वजह से बना है दोस्त? तो आप कहेंगे सर ये बना है ए प्लस सी के 0.5% की वजह से। ए प्लस सी के 0.5% की वजह से। तो ए प्लस सी की जो भी वैल्यू होगी उसका जो 0.5% वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? 220 को। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो ए प्लस सी की वैल्यू आ गई 44,000। तो इसका मतलब यहां पे जो धन इन्वेस्टेड है वो है 44,000 रुपए। तो 65 में 44 गया तो बचा कितना? 21,000 रुपए। तो इसका मतलब बी पे जो इन्वेस्टेड है धन वो कितना है? 21,000 रुपए। कितना धन इन्वेस्टेड है? 21,000। और आपसे शायद पूछा भी यही था कि बी में कितना निवेश किया गया, तो उत्तर होगा 21,000। आया समझ में? थैंक यू भाई राहुल। तो अब अगले पे आइए, यहां पे वही मेथड लगाइए जो अभी सिखाया। कहते हैं एक आदमी ने 80,000 पे 3 बैंकों में इन्वेस्ट किए, ए बी सी में 15 16 27 पे। 20% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सी। देखो मेरे बच्चों, ए और सी बैंक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15 और 27% है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है तो यहाँ 27% है।
और कह रहा है कि बैंक ए में निवेशित धन बैंक सी में निवेशित धन का 20% है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 यही कह रहा है ना। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए इज 20% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सी। इस सी बैंक में निवेशित धन 5 है तो ए बैंक में निवेशित धन 1 है। तो 15 और 27 का डिफरेंस क्या होगा? 12। तो 12 को 1:5, 5 और 1 6 दूनी 12, तो ये 2 आएगा, ये 10 है। तो ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 10 है। 27 में से ये घटाएंगे 2 और इसमें से 15 घटाएंगे 10, तो ये वैल्यू कितनी आई? 25%। इसका मतलब ये तय हुआ कि ए और सी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बन पा रहा है वो हमारा 25% बन पा रहा है ना। अब हम चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाते हैं। अब आप ये बताओ कि 80,000 रुपए कहता जी इन्वेस्ट किए। कितने रुपए? 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए। बैंक बी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी वो 16% है। या ए प्लस सी पे ले लो, ए प्लस सी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 25%। और बैंक बी में मेरे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो आप कहेंगे सर 16%। हाँ है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि बैंक बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% तो है ही, बस 9% कम है। 25% तो है ही, बस 9% कम है। बैंक बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ए प्लस सी की 25 है, तो बी पे भी हम कहेंगे 25% तो है ही, बस 9% की कमी है। और कहता भाई 2 साल का ब्याज 36,400 रुपए है, तो 2 साल में अगर 36,400 रुपए ब्याज कमाया तो 1 साल में कितना कमाएगा? 18,200। तो 1 साल का ब्याज हुआ जी 18,200। तो 1 साल का ब्याज हुआ 18,200। है ना। 1 साल का ब्याज है जी 18,200 रुपए। अब हम इस बात को ऐसी समझ के चलते हैं कि देखो यार 25% इंटरेस्ट तो यहां पे भी है और 25% इंटरेस्ट यहां पे भी, तो 25% इंटरेस्ट हर जगह। तो 80,000 का 25%, 25% 1/4 कितना आया जी? 20,000। तो हमारे हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 20,000, जबकि बना कितना है? 18,200 रुपए। तो कितना कम बन रहा है भैया? 1,800 रुपए। तो 1,800 रुपए कम ब्याज बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है भैया? बी की वजह से, क्योंकि बी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% कम है। तो बी का जो 9% वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करके दे रही है 1800, 9 दूनी 18, 200। तो बी की वैल्यू आ गई जी 2,000 ना 20,000, सॉरी। यानी बी पे इन्वेस्टेड जो धन है वो 20,000 है और ए प्लस सी के पे इन्वेस्टेड धन 60,000। आपसे बी का पूछा था तो हमारा आंसर हो गया 20,000। अगर ए और सी दोनों का अलग अलग पूछते तो हमें पता है ए और सी ने 1:5 में लगाया, तो 60,000 को 1:5 में बांट देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। है ना। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। एक नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होने वाली है। चलिए मेरे बच्चे, बाकी फिर कल करते हैं।